स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एज राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज का वीडियो क्लास 11 की केमिस्ट्री से लिया गया है, जिसका टॉपिक है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? तो तत्व को आपको पहले जानना है कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि परमाणु जो होते हैं, यानी जो तत्व होते हैं, तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तत्व के मूल कण होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था होती है वह कोष और उपकोष पर निर्भर करती है। तो तत्वों की जो तत्वों के इलेक्ट्रॉन कोष और उपकोष में व्यवस्थित करने की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? तत्वों के इलेक्ट्रॉन को उसके कोष और उपकोष में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। या आप यूं कहें कि कोष और उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को वितरण करना, इलेक्ट्रॉनों को रखना, इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करने की जो व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो आपको बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह तत्व के कोष और उपकोष के आधार पर किया जाता है। तो यहां पर देखिए, ये मान लीजिए आपका नाभिक है। इस नाभिक में आपके जो बाह्य क्षेत्र है ये आपके कोष है। कौन कौन से कोष हैं आपके? देखिए, आप ये नाभिक के सबसे बाहर का पहला कोष n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे क्या होते हैं कि बताया जाए कि मुख्य जो कोष होता है, मुख्य कोष एक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट होती है। इसके जो n बराबर पहला होता है, ये कोष की संख्या K, L, M, N, वो ये K है, L, M, N, वो P ऐसे संख्यात्मक रूप से होगा। ठीक है, अब ये आपका K n बराबर 1 यानी K कोष है, n बराबर 2 ये मुख्य कोष है, L ये आपके क्या है? कोष की संख्या है। अब n बराबर 3 यानी m कोष है, n बराबर 4 ये आपका n कोष है, वो कोष p कोष ऐसे कोष होते हैं। ठीक है, अब k में कितने उपकोष हैं? तो k में एक उपकोष है जिसका नाम है s। n में 2 कोष हैं, s और p। n में देखिए 3 है, s, p और d। n में देखिए s, p, d और f ये उपकोष है। ठीक है, अब n बराबर 1 यानी k कोष में s जो है, s उपकोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपके 2 है, p में 6, d में 10 और f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन रखने की संभावना होती है। इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। ठीक है, तो जो इसका मतलब है जब n बराबर हम फर्स्ट में जाएंगे तो k कोष में जाएंगे तो इसमें आप s कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? अधिकतम 2। l में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? s और p है, तो s में 2 और p में 6 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। यानी l कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं? 8। m में देखिए इसमें 3 है, s, p, d, तो s में 2, p में 6, d में 3, 10। तो 2, 6 और 10 कितने हो गए? 2, 6, 8 और 10 18। यहाँ पर जो है n बराबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकते हैं? 18। चौथे में जाते हैं तो यहाँ पर s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। तो कुल मिलाकर के जो s यानी n कोष होता है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं? 32। इतने इलेक्ट्रॉन आप इसमें रख सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे अब हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे व्यवस्थित करेंगे। जैसे मान लीजिए हम किसी मेले में जाते हैं,
या किसी शहर में जाते हैं और हम लोग संख्या में एक हैं, तो जब संख्या में एक है तो हम एक मकान मालिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं भैया हमारे पास हमको रहने के लिए जगह चाहिए। तो उसके पास कहता है कि भैया हाँ हमारे पास एक कमरा है, एक कमरे में है और एक कमरे में दो लोग आसानी से रह सकते हैं। तो आप अकेले हैं तो भी रह सकते हैं, अगर दो लोग हैं तब भी इसमें रह सकते हैं, क्योंकि इसके पास दो यात्री यानी इलेक्ट्रॉन, यात्री को आप समझे इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रखने की संभावना है, अर्थात दो यात्री को रख सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए तीन लोग हैं तो कहेगा कि भाई मकान मालिक से आप मिले तो कहा कि एक तो यहाँ एक हमारे पास एक कमरा है उसमें दो लोग तो यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जो तीसरा है तीसरे के लिए हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ जाना होगा? दूसरे मकान मालिक के पास जाना होगा, यानी यल के पास जाना होगा, यानी दूसरे मकान मालिक के पास जाना होगा। उसने दो प्रकार के रूम बनवाए हैं, एक तो यस का है, दूसरा पी का है। तो यस वाले के पास में दो लोग रख सकते हैं, मतलब रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, और पी जो उसके पास जो कमरा है उसमें 6 लोगों को रखने की प्रायिकता है, अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो 3 लोग हैं तो एक लोग कहां चले जाएंगे? यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप 10 लोग चले गए तो 10 लोग कैसे जाएंगे? तो 10 लोग जब जाएंगे तो इस यहां पर मिलेंगे, मकान मालिक नंबर 1 से पूछेंगे कि भैया हमको यहाँ रुकना है, तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, तो 2 लोग तो यहाँ अरेंज हो सकते हो और यहाँ पर 8 लोग रख सकते हैं ना। दूसरे पर उसके पास 2 प्रकार के बेड है, मतलब एक एस का है एक पी का है। तो एस में 2 लोग रख सकते हो, पी में 6 लोग, तो 2 और 6 8 यहाँ और 2 यहाँ 10 लोग रख सकते हो, रह सकते हो यहाँ पर। नहीं अगर कहोगे नहीं हम लोग 11 लोग हैं तो 11 लोग कहेंगे तो 2 यहाँ शिफ्ट हो जाओ, 8 यहाँ शिफ्ट हो जाओ, तो 2 और 8 10 और एक जो तीसरे लोग बचे हैं वो कहाँ जाएंगे? तीसरे रूम नंबर में जाएंगे, तीसरे मकान मालिक से मिलेंगे, मतलब तीसरे रूम में जाएंगे। वहां पर आपके पास एस जो कोष खाली है, उप कोष खाली है, इस पर आप रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। जैसे अब आप देखें, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 का लिखते हैं तो क्या हुआ? 1s1, क्योंकि एक कोष नंबर 1 पर ही जाएंगे, यस उप कोष में जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर लिखने की व्यवस्था क्या होती है, जो पहले संख्यात्मक रूप में होता है ये आपका कोष होता है कि कौन सी संख्या, कौन सा कोष है, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, तो जो आपकी पूर्ण संख्या होती है वो कोष होता है। जो एस पी डी एफ होते हैं वो आपके उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? एस है, पी है, डी है और एफ है, ये उपकोष है। और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह एस पी डी के ऊपर होती है, ऐसे देखिए यहाँ ऐसे ऐसे होती है। तो S पर 2 इलेक्ट्रॉन, P पर 6 इलेक्ट्रॉन, D पर 10, F पर 14। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन उपकोष के ऊपर लिखे जाते हैं। तो अगर हाइड्रोजन का लिखना है तो NS1 हो जाएगा। अगर आप हीलियम का लिखते हैं दूसरे का तो 1s2। भाई एक पर 2 यानी के कोष के पास एक यस उपकोष है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखने की प्रायिकता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका कोष हो गया, ये आपका उपकोष हो गया और ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे आपको लिखना है सोडियम का, तो सोडियम का आप लिखेंगे, सोडियम का आप जब लिखेंगे तो देखेंगे, देखिए पहले से में जाएंगे, पहले में तो पहले में आपका एस है 1s, क्या है यहाँ पर 1s, तो आप लिखेंगे 1s, ये आपका कोष और s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। फिर 2s2, 2p6, अब देखो 2 तो 4 और 2 2 4 6 10, अभी इलेक्ट्रॉन आपके कितने लिखने हैं? 11, एक की कमी है, यहीं पर इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आपको कहां जाना होगा? n बराबर तीसरे कोष में, तो 3s1। अब यहां पर अगर हम आपसे पूछा जाए कि सोडियम कहां का तत्व है और सारणी में कहां का तत्व है, तो आप इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को देकर के बता सकते हैं, कोई इसमें झिझक नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ चीजें जानना है, जैसे कंपटीशन में भी कुछ चीजें दे दी जाती हैं, तत्व को आपको दे दिया जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया जाएगा और परमाणु क्रमांक नहीं बताया जाएगा, या आपको उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी में उसका स्थान निर्धारित करने को कहा जाएगा, किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, तो उसको ढूंढने में भी यहाँ पर आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वह डिसाइड करता है कि वह किस समूह, किस वर्ग का, किस आवर्त का तत्व है।
तो आप यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है, 3s1 पर गया। तो 3 पर गया है, इसका मतलब ये जो संख्या है 1 2 3 4 होती है, जो संख्या मुख्य संख्या होती है उसी संख्या को कहते हैं आवर्त संख्या। तो आवर्त सारणी में किस आवर्त का है, ये जो संख्या होती है उसे वो आवर्त को व्यक्त करता है, किसको, आवर्त। तो तीसरे आवर्त का है जो SPBM होता है वह संख्या ब्लॉक को डिपेंड करता है। तो तीसरे आवर्त का ये S ब्लॉक का तत्व है, किसका, S ब्लॉक का तत्व है। और जो ऊपर संख्या इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं ये वर्ग को प्रदर्शित करता है। ये यहाँ पर वर्ग है, किस वर्ग का है, फर्स्ट वर्ग, एक लिखा है ना, तो पहला वर्ग का तत्व है। आप अवसारणी में देख सकते हैं कि सोडियम का स्थान कहाँ है, तीसरे आवर्त में, S ब्लॉक में और पहले वर्ग में है, ठीक है। तो इससे किसी भी तत्व का अवसारणी में आप उसका स्थान निर्धारण कर सकते हैं कि किस तरह से कहां पर उसका स्थान निश्चित है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप तत्व का जो अवसारणी है वहां पर उसका स्थान निर्धारित कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है बच्चों। तो आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।